हेलो ऑल, वेलकम टू डिस्कवर स्टडी विथ मी प्रीति बोरा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम पॉलिटिकल थिंकर्स कवर कर रहे हैं, जिसमें हम उनके थॉट के बारे में और उनसे रिलेटेड सारी जानकारी और उनकी थ्योरीज ये सब पढ़ रहे हैं। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यूज के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज का हमारा टॉपिक है कन्फ्यूशियस। इनकी टाइमलाइन देख लेते हैं, 551 से 479 बीसी तक। ठीक है, ये हैं कन्फ्यूशियस। अब एक बार हम टेबल ऑफ कंटेंट देख लेते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहला हमारा टॉपिक रहेगा पर्सनल लाइफ, फिर उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या है, फिर ये जो रेन और जुंजी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं एंड ये एग्जाम में आते हैं, तो ये हम कवर करेंगे। और जैसे कि आपको पता है कि जो कॉन्फ्यूशियस है, उनकी जो पॉलिटिकल फिलॉसफी थी वो उसमें एथिक्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। तो रूलिंग थ्रू वर्च्यू और उनकी जो 5 कांस्टेंट वर्च्यूज हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। लोगों के क्या राइट्स होते हैं, उनके डेमोक्रेसी के बारे में क्या व्यूज़ हैं, और उनका कंसेप्ट हार्मोनी का, जिसको वो बहुत वैल्यू करते थे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिटी एंड फैमिली का, एक्चुअली फैमिली को वो बहुत ज़्यादा वैल्यू करते थे। ठीक है, तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन जिन लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया वो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, और जो भी इस चैनल में नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितनी भी नोटिफिकेशन है वो आपको टाइमली मिलती रहे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आपको कोई भी डाउट होता है ना, कुछ भी वीडियो से रिलेटेड, तो आप उधर ही कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और जो जो कमेंट्स करते हैं उनको पता है कि मैं उनको प्रॉपर आंसर दे देती हूँ। अगर यहाँ पॉसिबल नहीं हो पाता तो उनको टेलीग्राम में भी आंसर मिल जाता है। तो उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हैं। कन्फ्यूशियस, इनका असली नाम क्या था? इनका असली नाम था कॉन्क्यू कन्फ्यूशियस, और इनको जाना जाता था कन्फ्यूशियस के नाम से। टाइमलाइन में जैसे कि मैं बता चुकी हूँ आपको, 551 से 479 बीसी तक इन्होंने बहुत सारे रोल्स प्ले किए हैं। ये टीचर भी थे, एडवाइजर भी थे, एडिटर भी थे, फिलोसोफर भी थे, रिफॉर्मर, प्रॉफिट, ये सारे रोल्स इन्होंने प्ले किए हैं। और अगर हम देखें तो माना जाता है कि ये स्टूडेंट थे दाओइस्ट मास्टर। कौन थे मास्टर इनके? लाओजू। फिर इन्होंने गवर्नमेंट सर्विसेज में भी काम किया, और इनका मोस्ट जो इम्पोर्टेंट वर्क आता है वो आता है कि मिनिस्टर ऑफ क्राइम के तहत इन्होंने काम किया। किसके अंदर? ड्यूक टिंग के अंदर। उसके बाद क्या हुआ ना कि इन्होंने कोर्ट छोड़ दिया, क्योंकि ये, मैं इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक बताना चाहूंगी आपको। इनका मानना था कि हम पास्ट को अपना यूज कर सकते हैं एज अ बेंचमार्क, एज अ ब्लूप्रिंट, कि हम फ्यूचर में क्या नई मोटिवेशन ला सकते हैं, क्या नई चेंज ला सकते हैं, और रिफॉर्म्स क्या ला सकते हैं। यानी कि एज अ गाइड हम अपने पास्ट को यूज करते हैं। इससे क्या होता है, जैसे कि ये रिचुअल्स को बहुत ज़्यादा मानते थे। अगर हम पास्ट को भी यूज़ करते हैं, रिचुअल्स को भी यूज़ करते हैं, तो एक कल्चरल हेरिटेज बनती है। इनका जो काम है ना, वो इकट्ठा किया गया एनालेक्ट्स की फॉर्म में। और ये जो एनालेक्ट्स है ना, बेसिकली क्या था कि इन्होंने जो जो अपनी फिलॉसफी दी, जो भी इन्होंने थ्योरी दी, इन्होंने जो भी बोलते थे, ये उनको कलेक्ट किया गया। वो सारे थॉट्स को कलेक्ट किया गया, किसके द्वारा? जरूरी नहीं कि इनके द्वारा, इनके जो डिसाइपल्स हुए उनके द्वारा उनको प्रिजर्व किया गया। और वो जो पूरा एक चीज में जो कलेक्ट किया गया उसको क्या बोलते हैं? एनालेक्ट्स। ये काम कब हुआ? 3rd से 5th बीसी के बीच में। इन 200 सालों के अंदर इनकी सारी टीचिंग्स को इकट्ठा किया गया। इनका मानना था कि वी शुड ट्रीट अवर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स को रेवरेंस से ट्रीट करना चाहिए। अब ये रेवरेंस का मतलब क्या है? रेवरेंस होता है कि शोइंग रिस्पेक्ट, कि रिस्पेक्ट शो करना अपने पेरेंट्स के थ्रू। अब फिलियल पाइटी के भी बहुत बड़े फैन थे ये। और फिलियल पाइटी मैं आपको थोड़ी देर में ना और अच्छे से समझाऊंगी, ये भी आएगा। ठीक है, तो बने रहें वीडियो में, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स पता चलेंगे। क्योंकि ये ऐसा क्यों बोलते थे? क्योंकि जो हमारी मॉरल लाइफ है ना, उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। उससे तुम्हारा एक कैरेक्टर बिल्डअप होता है। तभी तो देखो ना, कभी भी कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, उसमें तुम्हारा इंटरव्यू होता है। ज़रूरी नहीं है ना कि तुम बहुत ही हाई जिसकी नॉलेज होगी वही इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स लाएगा। इंटरव्यू होता है कि आपका एक पर्सनालिटी टेस्ट करने के लिए, अपार्ट फ्रॉम द विजडम यू हैव, कि आपके पास जितनी नॉलेज है उसके अलावा आप कैसे डिसीजन ले सकते हैं और आपका कैरेक्टर किस टाइप का है। तो जो मॉरल लाइफ जो हमारी स्टार्ट होती है, दैट बिगिंस इन आवर फैमिली।
हम जैसे फैमिली से ही सीखते हैं ना कि भाई झूठ नहीं बोलना चाहिए, ऐसे मतलब किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। ये सब हम कहाँ सीखते हैं सबसे पहले? दैट इज फ्रॉम फैमिली। अब आगे चलते हैं। इनका मानना था कि एक तो होती है क्रिएटिविटी और दूसरी चीज होती है कल्टीवेटेड नॉलेज, कि नॉलेज को आप कल्टीवेट करो। अब जैसे फॉर एग्जांपल इनका मतलब मानना था कि जो कल्टीवेटेड नॉलेज है वो इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जैसे आप समझ लो आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एक तो वो लोग होते हैं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पहले से ही बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छे से आता है। दूसरे क्या होते हैं? दूसरे वो होते हैं कि चलो उन्होंने ले लिया 2-3 महीने का टाइम स्पेन, कि चलो अब हमारे पास इतना टाइम है, लेकिन हम बिल्कुल अच्छे से मेहनत करके ये सब्जेक्ट तो क्रैक करेंगे ही करेंगे। तो इनके लिए ये जो होता है ना कि ये जो डेडिकेशन है, कल्टीवेट करना है, कि पैशन थ्रू नॉलेज टुवर्ड्स नॉलेज, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन कि आप क्रिएटिव हो। और ये बिलीव करते हैं यूनिवर्सल विजडम में। अब जो लोग सोचते होंगे ना कि विजडम क्या होता है, विजडम ये नहीं होता कि आपको फैक्ट्स कितने पता है, आपको नॉलेज कितनी है, आपको एक सब्जेक्ट कितना आता है। विजडम होता है कि आप किसी भी सिचुएशन में क्या सेंसिबल डिसीजन ले पा रहे हैं। अब ऐसे को बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको नॉलेज बहुत होती है, फैक्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, नंबर बहुत अच्छे आते हैं, बट उनको तुम प्रैक्टिकल सिचुएशन में डालो, वो सेंसिबल डिसीजन नहीं ले पाते, अपनी सूझबूझ से। और ये जो विजडम होती है ना, ये आती है, ये जो सेंसिबल डिसीजन लेने की पावर जो आती है, ये दो चीज से आती है, जिसका नॉलेज एक कंपोनेंट हो सकता है, बट होलली मतलब ये नहीं है कि नॉलेज इक्वल्स टू विजडम, कभी नहीं होता। विजडम होता है, विजडम इक्वल्स टू नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस, या तो एक्सपीरियंस से भी है या फिर नॉलेज और एक्सपीरियंस, कि आपको एक्सपीरियंस से भी आ सकती है और नॉलेज से भी आ सकती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि पास्ट को आप यूज करो एज अ गाइड टू फ्यूचर, की फ्यूचर को गाइड करने के लिए। इससे क्या होती है? कल्चरल हेरिटेज होती है। अब मैं इसको ना कंपेयर करना चाहूंगी इंडियन कंटेक्स्ट से। जैसे कि हमारे भी काफी सारे रिचुअल्स थे, बट क्या हम आज सारे रिचुअल्स को फॉलो करते हैं? नहीं। अभी डायनामिक है हमारी सोसाइटी, डायनामिक। हम अपने हिसाब से कि कैसा इन्वायरमेंट है, कैसा सोशल स्ट्रक्चर है, कितनी हमने प्रोग्रेस की है, कितनी मॉडर्निटी है, उसके हिसाब से हम उसे चेंज कर लेते हैं। कैसे? जैसे पहले थी चाइल्ड मैरिज, अच्छी बात नहीं थी, और सती प्रथा वगैरह ये सब चीजें होती थी। तो ये जो रिचुअल्स उस समय थे ना, कि ये सब फॉलो करते थे लोग, ये कस्टम्स थे कुछ, बट ये प्रोग्रेसिव नहीं थे। तो अब क्या होते हैं? अब अगर हम बात करें 5 कांस्टेंट वर्च्यू की, वर्च्यू होता है, जैसे मैंने आपको लास्ट जो लेक्चर था एरिस्टोटल का, उसमें भी बताया था, वर्च्यू क्या होता है? एक तरीके से मॉरल कैरेक्टर हो गया। ठीक है? इसमें ये बोलते थे 5 इन्होंने वर्च्यू दी थी। अब हम इजी से पढ़ना शुरू करते हैं। इंटीग्रिटी सबसे पहले, कि आपको ऐसा होना चाहिए कि एक तो आप ऑनेस्ट होने चाहिए, और सिर्फ इंटीग्रिटी इक्वल्स टू ऑनेस्टी नहीं होता, इसमें इसके साथ साथ एक और चीज होती है कि आपके मॉरल प्रिंसिपल्स इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि आप करप्ट ना हो। दूसरा मैंने अभी आपको विजडम बताया। तीसरा राइटियसनेस, यानी कि जो काम सही है आप उसे कीजिए। और फिर चौथा है रिचुअल प्रोप्राइटी। प्रोप्राइटी का मतलब होता है कि किसी भी काम को विथ रिचुअल्स वगैरह इन सब से करना, या रिलीजन से रिलेटेड, उसको बोलते हैं कि आप थोड़े बहुत स्पिरिचुअल हो। देखिए, रिलीजियस और स्पिरिचुअल में बहुत बड़ा फर्क होता है। और बेनेवोलेंस, की काइंडनेस होनी चाहिए आप में। ठीक है? और इनका मानना था कि जो रिफॉर्म है ना वो ज़रूरी है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी इवॉल्व होती है, सोसाइटी चेंज होती है, तो रिफॉर्म बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है उसमें। अब इनके टाइम में जो फिलोसफिकल, जो पॉलिटिकल कंडीशन थी, उसके हिसाब से भी इनको लगा कि रिफॉर्म ज़रूरी है। और वो अभी हम आगे थोड़ी डिस्कस करते हैं कुछ स्लाइड्स के बाद, कि पॉलिटिकल कंडीशंस कैसी थी और रिफॉर्म क्यों होना चाहिए। अब इनकी डेथ के बाद जो इनके फॉलोअर्स थे ना, उन्होंने स्कूल्स एस्टैब्लिश किए और इनकी टीचिंग को पास ऑन किया। इन्होंने बोला था कि जो ह्यूमन कैरेक्टर है ना वो एक फैमिली में बनता है। और कैसे बनता है? एजुकेशन से। सो एजुकेशन को बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करते थे। और इनफैक्ट ये इतने पुराने थे तब भी इनका ये मानना था एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर जितने ज़्यादा लोगों को मिलेगी,
उतना उनके अंदर एक कैरेक्टर डेवलप होगा, और जितना कैरेक्टर डेवलप होगा उतनी स्टेट में क्या होगी, एक हार्मनी वाली सिचुएशन क्रिएट होगी। और अगर जैसे स्टेट हार्मनी में रहती है तो क्या होता है, गुडनेस होती है, हैप्पीनेस होती है, उनको ज्यादा रिसोर्सेस खर्च नहीं करने होते फालतू कामों में। इन किसमें, रिचुअल्स में, कि रिचुअल्स आने चाहिए लोगों को हमारे, लिटरेचर होनी चाहिए उनको पता, क्योंकि ये एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है और सोर्स ऑफ नॉलेज भी है। और हिस्ट्री, हिस्ट्री से क्यों मैंने बताया कि पास्ट को एज अ गाइड यूज करते हैं, इसलिए इन्होंने डिसुएड का मतलब क्या होता है, डिसुएडेड मतलब परस्यू करना, किसी को मनवाना, ये रूलर्स को मनवाते थे, बोलते थे, एटलीस्ट ट्राई भी करते थे अगर कोई नहीं भी माने, कि आप ना कठिन, जो बहुत ही कठोर पनिशमेंट है ना, दंड, वो मत दिया कीजिए, और मिलिट्री पावर तो मत ही यूज किया कीजिए अपने जो सब्जेक्ट्स है उनको गवर्न करने में। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है ना कि जो लोग हैं वो आपको आउट ऑफ रिस्पेक्ट आपसे की बात नहीं मान रहे, वो सिर्फ आपके डर के मारे नहीं कर रहे, और अगर कभी जैसे रेवोल्यूशन हो गया, कुछ हो गया, तो फिर तो आपकी कोई वैल्यू भी नहीं है ना। और ये बोलते थे कि आपको वर्च्यू फॉलो करनी चाहिए, और जो आपका इथिकल, कि आपका जो कैरेक्टर है, करिश्मा है, इथिकल कैरेक्टर, कि आप लोग आपकी आउट ऑफ रिस्पेक्ट बात माने, ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट है कि उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या है। अब कन्फ्यूशियस की बात करें तो कन्फ्यूशनिज्म एक टर्म आती है, मैंने बताया था पॉलिटिकल थ्योरी में, जिसमें आईएसएम जुड़ जाता है, वो क्या होती है, आइडियोलॉजी। और आइडियोलॉजी का जो लिंक है, एक 5-7 मिनट की वीडियो है, आप जरूर देखिएगा, क्योंकि आइडियोलॉजी सिर्फ उतनी नहीं है जितनी आप सोचते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप उधर से कवर जरूर कीजिएगा, जिसको पढ़ना है, जिसको अपने कॉन्सेप्ट्स अच्छे करने हैं वो तो जरूर करेगा। तो ये जो कन्फ्यूशनिज्म है ना, ये दो चीजों का मिश्रण था, एक इनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी, कि उनकी क्या विचारधारा है पॉलिटिक्स के बारे में, बट सिर्फ पॉलिटिक्स से अलग से ही एक आइसोलेटेड पिलर नहीं था, और उसके साथ साथ इनका मानना था कि इथिक्स और ये जो पॉलिटी है, ये दोनों बहुत ही क्लोजली टाइड हैं एक थ्रेड में, ठीक है। तो क्यों मानना था इनका ये, इन्होंने बोलता द मोस्ट रिलायबल गाइड टू द टीचिंग ऑफ द कन्फ्यूशियस वॉज द एनालेक्स लुन्यू। उन्होंने क्या, ये बोलते कि जो कन्फ्यूशियस की टीचिंग थी ना, उसका सबसे सही जो हमें गाइड मिलता है कि सबसे सही प्रमाण क्या था, एनालेक्स लुन्यू, जिसने कौन सी प्लेस ली, मैंडेट ऑफ हेवन की प्लेस ली। और अगर चाइनीज पॉलिटिकल रिलीजियस डॉक्ट्रिन में बोले तो इसको क्या बोलते थे एज अ गाइड, त्यानमिंग। ये डेमोक्रेसी के सिस्टम के अगेंस्ट थे। अब इतना प्रोग्रेसिव जो फिलोसोफर होगा, जो ऐसी विचारधारा रखता होगा, वो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट क्यों होगा, क्योंकि उनको ये पता था कि अभी ये जो मैं मॉरल कैरेक्टर वगैरह, ये जो जितनी मैं बात कर रहा हूँ, ये तो मुझे पता है ना, जनता को अभी नहीं पता ये सब चीजें। तो जब तक उनमें सोचने समझने की ये सब की शक्ति नहीं है, जब तक वो उतने लेवल तक नहीं आए हैं, एक मॉरल कैरेक्टर नहीं डेवलप हुआ है, तो वो कैसे वोट कर सकते हैं, और कैसे अगर वोट करेंगे तो फिर पता ही है कि कैसे पर्सन को लेके आएंगे गवर्न करने के लिए। और अगर जो पर्सन है, रिप्रेजेंटेटिव है, वो भी वैसा ही आ गया, तो क्या होगा, तो पूरा सिस्टम ही गवर्नमेंट का अलग हो जाएगा, तो वो ऐसा नहीं चाहते थे, ये इनका रीजन था। इंडिविजुअल राइट्स, इन्होंने बोलता शुड बी इन रेजोनेंस विद कम्युनिटी राइट्स, कि जो हमारे इंडिविजुअल राइट्स है ना, और जो हमारे पब्लिक गुड्स हैं या कम्युनिटी राइट्स हैं, वो सहमति से होने चाहिए, मतलब वो बहुत ज्यादा वैल्यू देते थे पब्लिक गुड को और कम्युनिटी राइट्स को, रादर देन इंडिविजुअल राइट्स को। इनका मानना था कि इन्होंने सजेस्ट किया था कि मॉरल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, किसमें, टॉप रैंक ऑफ चाइनीज सोसाइटी, चाइनीज सोसाइटी में टॉप रैंक में कौन सी थी, आजकल की समझ लो तुम, ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी में अगर ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन क्यों चाहिए था, क्योंकि जो अर्ली जाओ रूलर्स थे ना, किंग्स थे, उनके टाइम में ना थोड़ी प्रॉस्पेरिटी थी, बट बाद में क्या हुआ, अभी मैं पूरी स्टोरी बताऊंगी आपको, ठीक है। कन्फ्यूशनिज्म, जो कन्फ्यूशियस थे, वो बहुत ही ऑथोरेटिव फिगर थे अलग अलग कल्चरल डोमेन्स में। और अर्ली कमेंट्रीज बताती है कि जो रीडिंग, जो उनके टेक्स्ट है एसोसिएटेड है, उसमें लोग जो इम्पोर्टेंट रूलर हुए, उन्होंने तीन चीजों के बारे में, उनकी जो दी हुई फिलोसफी थी उनके बारे में जरूर पढ़ा।
एक उनकी बताई हुई कि हिस्ट्री के उनके क्या फिलॉसफी थी, दूसरा रिचुअल्स की इम्पोर्टेंस, और तीसरा प्रॉपर बिहेवियर। ये 3 चीज के बारे में सब लोग ही सहमत होते थे इनसे, और बहुत ही वाइडली पढ़ते भी थे। ये इनका मानना था कि जो रिचुअल है, रिचुअल का रूल क्या कल्टीवेट करता है, कि तुम्हारे अंदर क्या जगाता है, एक गुडनेस, अच्छेपन की भावना जगाता है। और जो कंसेप्ट है रेन और जुंजी का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि रेन क्या है और जुंजी क्या है। और एक ना बहुत ही इंपॉर्टेंट डिबेट है मौजी और मेंशियस के बीच में, किसके ऊपर, फिलियल पाइटी वर्सेस इम्पार्शियल कंसर्न। फिलियल पाइटी का क्या मतलब होता है, वही कि रिस्पेक्ट टुवर्ड्स योर फैमिली, टुवर्ड्स एल्डर्स, टुवर्ड्स योर पेरेंट्स, ये होता है फिलियल पाइटी। इम्पार्शियल कंसर्न, इन दोनों के बीच में, अब फैमिली एज अ पैराडिग्म इन द रिलेशनल एंड कम्युनल कंसेप्शन ऑफ पॉलिटिकल सोसाइटी क्या है, कि फैमिली की क्या वैल्यू है कम्युनल के बीच में, कम्युनल मतलब कम्युनिटी के बेसिस में, एक पॉलिटिकल सोसाइटी में एक कम्युनिटी के अंदर फैमिली की क्या वैल्यू है, और इन रिलेशन रिलेटिव क्या वैल्यू है, यानी कि अगर मैं कंपेयर करूं कि स्टेट की वैल्यू ज्यादा है कि कम्युनिटी की ज्यादा की फैमिली की, वो क्या वैल्यू है, अच्छे और बुरे ह्यूमन नेचर की, और इन रिलेशन टू किससे रिलेटेड, कि उनकी मोरालिटी क्या है, परफेक्शन क्या है, वो परफेक्शन को मानते भी हैं कि नहीं मानते। मतलब जैसे मैंने बोला था ना कि कल्टीवेटिंग नॉलेज, कि क्या वो वैसा करना भी चाह रहे हैं कि नहीं करना चाह रहे। अब कोई नहीं करना चाह रहा तो उससे आप जबरदस्ती तो नहीं करवा पाओगे ना। हार्मनी के बारे में, डेमोक्रेसी और जेंडर इक्वालिटी। अच्छा, अगर एजुकेशन की बात आए तो ये इनका मानना था कि जेंडर इक्वालिटी है, बट डेमोक्रेसी के बारे में इनके सेम ख्यालात नहीं थे। ठीक है। जो अथॉरिटी है ना कन्फ्यूशियस की, वो लेट हान डायनेस्टी के टाइम में ऐसी थी, और फॉलोइंग द पीरियड ऑफ डिसयूनिटी। अच्छा, हुआ क्या था ना, देखो, पहले सबसे पहले क्या था कि ये जाऊ डायनेस्टी थी, तब इनके अच्छे खासे साल चल रहे थे और ठीक था। बट जैसे लेट हान डायनेस्टी आई, उसके बाद क्या आया, एक डिसयूनिटी का पीरियड आया। क्यों? क्योंकि एक चीज होती थी, एक टर्म है, अभी आएगी, तो जब आएगी तभी मैं आपको बताऊंगी। उसका मतलब ये होता है कि जैसे नहीं होता यहाँ पे इंडिया, अगर जिसने मॉडर्न इंडिया पढ़ा होगा या फिर जिसने थोड़ा ये दिल्ली सल्तनत वगैरह पढ़ा होगा, तो ऐसे नहीं होता था, इक्तेदार वगैरह होते थे, कि एक आप प्रोविंस या एक जगह किसी को दे दो अपने सिपाही वगैरह को, और वो वहां पे क्या करते रहेंगे, अपनी सर्विस आपको देंगे और उसके बदले में उनको आप लैंड दे दो। तो उससे क्या होता है ना कि लोग लालची होना शुरू हो जाते हैं, और अगर जैसे ही उनको दिखा ना कि वीक रूलर है, तो वो धीरे धीरे अपना जो रूल है उसको चलाने के हक में हो जाते हैं। इनके जो कमेंट्रीज हैं क्लासिक्स पे, और एनकोडेड पॉलिटिकल प्रोफेसीज की, इनकी जो पॉलिटिकल प्रोफेसीज है ना, वो हैं। और एसोट्रिक डॉक्ट्रिन्स क्या होते हैं, एसोट्रिक होते हैं कि ऐसी डॉक्ट्रिन्स जिसको नॉर्मल लोग नहीं समझ सकते, सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं कि जो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन है, या फिर उन्होंने काफी नॉलेज गेन कर रखी है। अब जब सॉन्ग पीरियड आया 960 से 1279 तक, जो पोस्ट बुद्धा बुद्धिस्ट रिवाइवल वाला पीरियड, तब आया न्यो कॉन्फ्यूशनिज्म। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, और जो थोड़ा डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह देखता है उसको पता भी होगा कि एक टाइम आया था जब कन्फ्यूशनिज्म बिल्कुल बैन हो गया था, और जिन लोगों के पास भी कन्फ्यूशनिज्म के टेक्स्ट मिलते थे, उनको एक राजा ने तो क्या किया था, बहुत सारे लोगों को जिंदा ऐसे जमीन में गाड़ दिया था। तो वो पीरियड कौन सा था, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। तो नियो कन्फ्यूशनिज्म वाला पीरियड आया, उसमें इनके जो डायलॉग्स वगैरह थे रिलेटेड टू डुअलिज्म। डुअलिज्म क्या होता है, बेसिकली मोनोलिज्म होता है कि एक ही चीज को मानना, डुअलिज्म होता है दो चीजों को। अब ये दो चीज कैसे होते हैं, जैसे अब हमने भक्ति मूवमेंट वगैरह में पढ़ा था कि हम मानते थे रिलीजन के कंटेक्स्ट में, बट इनका क्या था, दो चीज क्या थी, एक तो कॉस्मिक पैटर्न, ठीक है, कि क्या कॉस्मिक पैटर्न है, और दूसरा है न्योमास। कॉस्मिक पैटर्न है उसको हम ली बोलते हैं, न्यूमस को हम क्या बोलते हैं, की। न्योमास का लेकिन मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सोल, या फिर क्रिएटिव फोर्स किसी भी व्यक्ति की, या वाइटल स्पिरिट। ठीक है। और एक डिस्टिंक्टिव, एक अलग ही उनकी मॉरल कॉस्मोलॉजी है जो मार्क करती थी ट्रेडिशन,
जो कि बुद्धिज्म और डाओइज्म से थोड़ा अलग था। फिर जो कन्फ्यूशियस से जो पहले का टाइम था ना, जब कन्फ्यूशियस आए थे उससे पहले का टाइम जो था, उस समय ना जो गवर्नमेंट्स थी वो बहुत ही अच्छी थी। मॉरल एजुकेशन भी मिलती थी, रिचुअल्स भी परफॉर्म किए जाते थे, और लोगों के प्रति रेसिप्रोकल ऑब्लिगेशंस थी कि अगर मैं राजा हूँ तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपनी प्रजा का ध्यान रखूं, ऐसी वाली जो उनके मोराल्स थे, ऐसा सिस्टम था। और अलग अलग रोल्स एक दूसरे को, जो भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो पूरी करते थे। लेकिन मिड 6th सेंचुरी बीसी में जो जाओ डायनेस्टी थी वो 50 या 500 अपने ईयर में आ रही थी। तो जो पॉलिटिकल फ्रेमवर्क था ना कि डायनेस्टिक फाउंडर्स का, वो अलग अलग आया। जैसे एक मैंने अभी बताया था एनफ्योफमेंट सिस्टम। एनफ्योफमेंट सिस्टम क्या होता है? यही वो सिस्टम था जिसकी मैं बात कर रही थी, कि आप अपनी सर्विस के बदले में, कि आप मुझे कोई सर्विस प्रोवाइड करेंगे उसके बदले में आपको लैंड देती हूँ। तो ये क्या करते थे ना कि ये फैमिली टाइज एक दूसरे से जुड़े रहते थे, कि समझ लो कोई एक बहुत पावरफुल फैमिली है, वेल्दी फैमिली है, तो मैंने, अगर मेरे को उनको अपने फेवर में करना है तो मैं क्या करती थी कि भाई आप मुझे ये सर्विसेज दीजिए, मैं आपको और लैंड दे देती हूँ। ठीक है, तो आपकी कनेक्शंस कॉन्टैक्ट्स अच्छे हो गए, तो ये आ गई थी। लेकिन हर एक सिस्टम की अपनी अपनी डिसएडवांटेजेस होती हैं। तो क्या होता था कि जो रीजनल रूलर थे ना, जो कि जाओ किंग के रिलेटिव्स थे, वो सपोर्टर्स थे और वो उनके खुद के एम्बिशन जाग चुके थे। और जस्ट कन्फ्यूशियस के बर्थ से पहले 2 और 3 उनमें से राजा के बिहाफ पे, मतलब ऐसी काम भी कर दिया करते थे बिना ऐसे बताए ये सब। और इतना ही नहीं, बट वो अपने अंडर एम्पायर को मैनेज भी, एम्पायर पे उनकी होल्ड भी थी, पकड़ भी थी। बट उन्होंने एनिमीज को तो मतलब भगाए रखा, बट सिस्टम एक तरीके से वीक हो गया था। अब कन्फ्यूशियस के टाइम में क्या था ना कि ऐसे लीडर तो डिसअपियर हो गए थे। अब जो रीजनल लीडर थे उनमें से कोई भी ना इंटरेस्टेड नहीं थे कि एम्पायर की सिक्योरिटी हो रही है या फिर क्या, मतलब हमें अच्छे के लिए काम करना चाहिए, किसी को कुछ इसमें इंटरेस्ट ही नहीं था। आपस में ही झगड़ते रहते थे अपने छोटे छोटे फायदे की वजह से, और बहुत ही ऐसे लेजी से हो गए थे। अब ये जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास थी, जो नोबल्स थे उनकी फैमिली के अंदर, जैसे राजा के महल के अंदर जो लोग होते थे, वो भी सेम, उनका भी सेम हाल था। ऐसे में क्या होता है ना, जब खुद आराम प्रस्त हो जाते हैं तो तुम जनता का क्या ध्यान रखोगे? अब ऑब्वियसली उनको कोई मतलब नहीं था, वो या तो वेल्थ या वुमेन उसी के पीछे लगे रहते थे। उनका जो एपैथी और इनएप्टीट्यूड, मतलब उनका मन ही नहीं करता, वो उनको अलाउड कर रहा था कि एक कॉमन जेंटलमैन, कि जैसे कन्फ्यूशियस है, उसको लगा कि ये जैसे ऐसे काम कर रहे हैं, ये तो ले डूबेंगे पूरे एम्पायर को। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी सर्विसेज खुद ही ऑफर करता हूँ, ताकि मैं इस गवर्नमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस है उसका चार्ज लेके उसको इम्प्रूव कर सकूं। अब क्या था कि रूलिंग थ्रू वर्चू, ये एक चीज है कि वर्चू के जरिए तुम कैसे रूल कर सकते हो। लीडिंग पीपल थ्रू वर्चू विल लीड अ सेंस ऑफ शेम। अब इससे, इस पूरे सेंटेंस से आप क्या समझे, कि अगर आप रिचुअल्स के थ्रू लीड करोगे तो अगर कोई पर्सन गलत काम भी कर रहा है तो उसको शर्म आएगी और वो खुद को सुधारने की कोशिश करेगा, विल ट्राई टू रेक्टिफाई देमसेल्व्स। क्यों? क्योंकि मोरालिटी बेसिस है। चाइना में उस समय वर्चू का मीनिंग था एक एग्जेम्पलरी लाइफ जीनी है एक पर्सन की तरह, एज अ जेंटलमैन। अब ये जेंटलमैन क्या होता है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक है? ये जो जेंटलमैन है इसके पास है पावर, इसके पास है एक्सीलेंस, और इसके पास है मॉरल करिश्मा। ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो जेंटलमैन है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं, तो ये प्लीज आप नोट कर लीजिए। फिलियल पाइटी, मैंने बताया था ना अभी आपको कि रिस्पेक्ट जो हम अपने पेरेंट्स को या एंसेस्टर्स को देते हैं उसके थ्रू। और इन्होंने बोलते कि जो ट्रेडिशनल रिचुअल फॉर्म्स है ना, उसको, मतलब उसको तुम्हें सीखना चाहिए, और कंडक्ट और एबिलिटी टू जज द राइट थिंग, और उसी के थ्रू हमें पता चलना चाहिए कि कैसे हमें व्यवहार करना है, और जो सही चीज है वो हम जज कर पा रहे हो सही टाइम पे। अब एक कंसेप्ट आता है जुंजी। जुंजी क्या होता है? जुंजी का सिंपल मीनिंग है, सिनोनिम है जेंटलमैन। जेंटलमैन को बोलेंगे जुंजी। इज इक्वेटेड विद द पर्सन हु इज रेन। उसको इक्वल माना जाता है, मतलब बिल्कुल एकदम इक्वल नहीं है, तब तो अलग अलग मीनिंग है उनके। जो क्या है, रेन है। अब रेन क्या है? रेन एक ऐसा व्यक्ति है
जिसको मॉरल एक्सीलेंस है, मोरालिटी के नाम पे वो सबसे ऊपर पद में है, एंड उसके पास सारी वर्च्यूज हैं। एक जो ट्रू रूलर होता है ना, उसके पास सारी क्वालिटी होती है रेन की, ठीक है। फिर आता है हार्मनी का कंसेप्ट। अब एक तो होती है कि सुलह करना, और एक होता है कि चलो ठीक है तुम, नहीं सुलह उलह का कुछ नहीं है, अब हमें हारमोनी चाहिए, मतलब हमें या तो एग्रीमेंट चाहिए या फिर हमें हारमोनी चाहिए। तो दोनों में से एक ही चीज हो सकती है, मतलब अगर तुम समझो दो दोस्तों, तुम लोगों की लड़ाई हो रही हो, तो या तो ऐसा होगा कि जो सही चीज है वो बंदा प्रूफ करे और फिर तुम थोड़ा लड़ते रहो जब तक वो प्रूफ नहीं हो रही, या फिर कोई अगर गलत भी है तो हल्का सा, मतलब होता है ना कि एक कॉमन फील्ड निकालो। तो किसमें फायदा है, इसमें ये बोलते हैं कि जो हार्मनी वाला जो पाथ है ना, वो रिकंसिलिएशन की तरफ, सुलह की तरफ, और कॉन्ग्रुएंस मतलब इन एग्रीमेंट किसी चीज के ले जाता है इंडिविजुअल इंटरेस्ट को। क्योंकि जो इंडिविजुअल की इंटरेस्ट है और दूसरों के भी इंटरेस्ट है और ग्रुप के इंटरेस्ट है, तो इन तीनों को वो एक ग्राउंड पे लेके आते हैं। जैसे कि अम, समझ लो मैं तुम दोनों की लड़ाई को नेगोशिएट कर रही हूँ, तो मैं तुम दोनों को सेम लेवल पे जाऊंगे, लेके आऊंगे ना कि नहीं, तू ये गलत था, तू ये गलत था, तो अब तुम ऐसा ऐसा कर लो। तो ये जो तुमने कर लिया, मतलब एग्रीमेंट कर लिया कि चलो अब हम ऐसे एक्ट करेंगे, दैट इज की कॉन्ग्रुएंस और रिकंसिलिएशन, ठीक है। तो जो एग्जेम्पलरी पर्सन होता है ना इनके हिसाब से, वो हारमोनी की तरफ भागता है, उसको ज्यादा हल्ला वल्ला नहीं चाहिए, उसको शांति चाहिए रादर देन एग्रीमेंट। लेकिन जो स्मॉल पर्सन होता है वो एकदम अपोजिट करेगा। लेकिन हारमोनी के लिए भी कुछ रिक्वायरमेंट्स तो हैं। इसमें क्या चाहिए कि दोनों पार्टी की सहमति तो होनी चाहिए ना, कि हाँ चलो हारमोनी हम करनी है। अगर कोई पर्सन सहमति ना हो फिर क्या कर लोगे तुम, और वो अपने इंटरेस्ट हैं उसको एडजस्ट करने की उसमें हो, हक में हो। अब एक जिया योंग है, 1992 में इन्होंने डिफरेंशिएट किया था हार्मनी और यूनिटी के बीच में। इनके हिसाब से हार्मनी एक प्रॉपर बैलेंस है किसके बीच में, कि सेपरेशन और कनेक्शन की, कैसे सेपरेशन होना है और कितना कनेक्ट होना है उसके बीच में। वो एम करता है म्यूचुअल अकोमोडेशन ऑफ पोटेंशियली कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, कि ये जो दो इंटरेस्ट आपस में टकरा रहे हैं ना, इसको हम कैसे रिजॉल्व करें, सॉल्व करें, ठीक है, उनमें अकोमोडेट कैसे करें बाय डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। अलग अलग कम्युनिटी के मेंबर्स के बीच में ही तो होगा ना। अगर हार्मनी को एज अ यूनिटी का टूल माने, इज ओफन टाइड टू नीड फॉर अ गवर्नमेंट। उसको क्या चाहिए, एक ऐसी गवर्नमेंट चाहिए या तो उसके पास एब्सोल्यूट पावर हो या फिर नियर एब्सोल्यूट पावर हो, ताकि वो इन्फोर्स करा सके ये सारी चीजें। तो दोस्तों इससे पहले की जो वीडियोस हैं वो भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये सारा जो पूरा प्लेलिस्ट चल रहा है ना, वो एक सीरीज में चल रहा है, ठीक है। तो वो आप देख लीजिए, आपके लिए अच्छी है। एमसीक्यूज भी पहले ये जो ये खत्म होने दो, एमसीक्यूज फिर मैं डाल दूंगी इसके। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, तो इतना सारा कंटेंट दिया है तो अच्छी लगनी चाहिए एक्चुअली। तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। आप अपने दोस्तों दोस्तों को शेयर करेंगे तभी तो थोड़े, मतलब लोग आएंगे, तभी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है। तो कमेंट कीजिए, कोई भी डाउट होता है तो। ऐसा डरने वरने की जरूरत नहीं है। कोई भी अगर आपको, अगर इस पूरी लेक्चर से कोई स्टूपिड सा क्वेश्चन भी लगता है ना, कि आपको लगता है कि यार इतना छोटा क्वेश्चन है क्या पूछूं, पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।